जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो हमारे यहाँ पे लैब असिस्टेंट के अंदर जो बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा था वो आपके पाथवे में शोषण वाला चल रहा था। इसके अंदर देखो हमने सबसे पहले मेन टाइप में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपके ग्लाइकोलाइसिस चक्र। कौन सा चक्र पढ़ा था? आपके ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ा था। इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बाद में हमने सेकेंड नंबर पढ़ा था यहाँ पे क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र पढ़ा था? आपके क्रेब्स चक्र। और उसके बाद में हमने यहाँ पे थर्ड नंबर पढ़ा था ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हमने यहाँ पे कहा था आपके लिंक रिएक्शन। क्या कहा था हमने यहाँ पे? लिंक रिएक्शन। देखो वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। मतलब इस चैप्टर का पूरा ओवरऑल सारांश आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से आपके पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर क्या CO2 का निर्माण होता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या CO2 का यहाँ पे निर्माण होता है क्या कोई? तो ध्यान में रखना, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर CO2 का निर्माण नहीं होता है। पूछा जा सकता है CO2 के कितने अणु बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर? तो CO2 का एक भी अणु यहाँ पे नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे कि जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर यहाँ पे SLP कितने होते हैं? SLP का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितने होते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे 2 ATP होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे? 2 ATP। बनते तो 4 है लेकिन 2 तो क्या हो जाते हैं वापिस खर्च, इस कारण SLP कितने होंगे? 2 ATP। और ATP को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यहाँ पे OP। OP का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कितने होते हैं यहाँ पे? तो ध्यान में रखना, हमारे सामने 2 NADH होता है। कितना होता है यहाँ पे? 2 NADH, जो आपके 6 ATP का क्या करता है यहाँ पे? निर्माण करता है। कंप्लीट बात है ना यहाँ पे। तो ओवरऑल हम कहें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP ये बन गए, 6 ATP ये बन गए। टोटल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने ATP का निर्माण होता है? तो 8 ATP का क्या होता है यहाँ पे? निर्माण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट क्रेब्स चक्र के अंदर क्या होता है? क्रेब्स चक्र के अंदर आपको ध्यान में रखना है तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, 6वां स्टेप और 8वां स्टेप। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। तीसरे स्टेप के अंदर NADH का निर्माण होता है, चौथे स्टेप के अंदर NADH का निर्माण होता है, 8वें स्टेप के अंदर NADH का निर्माण होता है, 5वें स्टेप के अंदर GTP का निर्माण होता है और 6ठे स्टेप के अंदर FADH का निर्माण होता है। किसमें? क्रेब्स चक्र के अंदर। तो ये NADH टोटल 2 NADH बनता है, 2 NADH, 2 GTP, 2 FADH, 2 NADH बनते हैं। तो ये कितने ATP के बराबर? ये 6 ATP के बराबर। ये भी 6 ATP के बराबर, ये 2 ATP के बराबर, 2 GTP आपके 2 ATP के बराबर, 2 FADH कितने ATP के बराबर? सर 4 ATP के बराबर। 2 NADH कितने ATP के बराबर? 6 ATP के बराबर। टोटल हमारे पास में कितने ATP बनते हैं यहाँ पे? तो टोटल ध्यान में रखना 6, 6, 12, 6, 18, 2 यहाँ पे टोटल हमारे पास 24 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं यहाँ पे? 24 ATP। ये किसके अंदर बनते हैं यहाँ पे? क्रेब्स चक्र। किसके अंदर? क्रेब्स चक्र के अंदर। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे सामने 8 ATP, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 8 ATP, क्रेब्स चक्र के अंदर कितने? 24 ATP बनते हैं। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा लिंक रिएक्शन के अंदर हमारे सामने जो 2 NADH बनता है ये कितने ATP के बराबर होता है? ये हमारे सामने 6 ATP के बराबर होते हैं। तो हमारे सामने 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, 24 ATP क्रेब्स चक्र के अंदर और 6 ATP होते हैं ये हमारे सामने लिंक रिएक्शन के अंदर। इस प्रकार टोटल आपकी 38 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP क्या करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH बनता है उसको जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएंगे तो 2 ATP वहां पे खर्च हो जाएंगे। मतलब टोटल हमारे सामने 36 ATP का क्या होता है? निर्माण। ये आपको बात विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वायवीय श्वसन का कंप्लीट प्रोसेस। क्या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कोई CO2 का अणु निकलता है क्या? नहीं निकलता सर। लिंक रिएक्शन के अंदर CO2 के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं? तो 2 CO2 यहां से बाहर निकलते हैं। और क्रेब्स चक्र में से आपके कितने CO2 बाहर निकलते हैं? तो क्रेब्स चक्र में से आपके 4 CO2 बाहर निकलते हैं। इस प्रकार आपके टोटल वायवीय श्वसन के अंदर 6 CO2 के अणु क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट्स करते जाना।
वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट्स करना। कंटिन्यू क्लासेज आज से आपकी चलेगी। अब यहाँ से हम चलते हैं, ये 2 टॉपिक और है इसके अंदर। एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे श्वसन गुणांक के बारे में, और एक जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा किण्वन, या जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, या फिर आप इसको किण्वन मतलब फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कंप्लीट हमने ये तो तीनों पढ़ लिए थे। अब देखो हमारा एक चौथा टॉपिक आता है इसके अंदर यहाँ पे किण्वन के बारे में। किसके बारे में? किण्वन। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 5 नंबर, वो रहेगा यहाँ पे श्वास गुणांक। क्या रहेगा? श्वास गुणांक। अब देखो मेनली हम पहले पढ़ेंगे किण्वन, कि किण्वन होता क्या है। पहली बात, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, ये देखो किण्वन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है यहाँ पे एल्कोहलीय किण्वन। कौन सा होता है? एल्कोहलीय किण्वन। और इसके अलावा एक जो किण्वन होता है वो होता है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल किण्वन। कौन सा होता है यहाँ पे? अम्ल किण्वन। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो ये किण्वन कितने प्रकार का हो गया? 2। कैसे? इनके उत्पाद के आधार पे ये 2 प्रकार का होता है। कैसे बनेगा उत्पाद? कि सर हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनाएगा? तो पायरुविक अम्ल के सर 2 अणु बनाएगा। अब पायरुविक अम्ल के पास 2 चांस रहते हैं। सॉरी, पायरुविक अम्ल के पास 2 चांस रहते हैं। क्या? कि एक तो पायरुविक अम्ल क्या कर सकता है यहाँ पे, यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अपसेंट के अंदर यहाँ पे एथेनॉल का निर्माण कर लेता है, C2H5OH, साथ में CO2 का निर्माण करता है और साथ में ऊर्जा बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, इस कारण हम इसको एल्कोहलीय किण्वन कहते हैं। तो एल्कोहलीय किण्वन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है? यीस्ट के अंदर। यीस्ट के अंदर सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया था? यहाँ पे जाइमेज एंजाइम। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जाइमेज एंजाइम। पायरुविक अम्ल है, ये हमारी मांसपेशियों के अंदर, किसके अंदर? मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल। अब जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा हमारी मांसपेशियों के अंदर, तो मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। तो बस ये किण्वन 2 ही प्रकार का है, एक तो एल्कोहलिक किण्वन, एक लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो इसे हम लैक्टिक अम्ल किण्वन। एथेनॉल का निर्माण होता है तो एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन किसमें? यीस्ट में। लैक्टिक अम्ल किण्वन मांसपेशी में। बस ये आपकी किण्वन का यहाँ पे टॉपिक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने 5 नंबर जो टॉपिक है यह है श्वास गुणांक। देखो श्वास गुणांक को हम यहाँ पे शॉर्ट में RQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और RQ का मतलब होता है कि आपके श्वसन क्रिया के अंदर यहाँ पे मुक्त की गई CO2 का आयतन, मुक्त की गई CO2 का आयतन, और इसके अलावा श्वसन क्रिया के अंदर प्रयुक्त की गई O2 का आयतन, इन दोनों का जो अनुपात है वो आपके क्या कहलाता है? यहाँ पे श्वास गुणांक कहलाता है, RQ कहलाता है। मुक्त की गई CO2 का आयतन और प्रयुक्त की गई O2 का आयतन, ये हमेशा ध्यान में रखना। CO2 का आयतन ऊपर आएगा और ऑक्सीजन का आयतन कहाँ पे आएगा? नीचे। इसे हम क्या कहते हैं? श्वास गुणांक या RQ के नाम से जानते हैं। अब देखो मेनली जो एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से इसमें से पुटअप होते हैं। कौन कौन से? एक तो सर कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का श्वास गुणांक कितना होता है? एक वसा का श्वास गुणांक कितना होता है और एक प्रोटीन का श्वास गुणांक कितना होता है? ये इनका RQ की वैल्यू पूछी जाती है हमेशा एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखना। 100% ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट का RQ ध्यान में रखना 1 होता है। कितना होता है? 1। कोई यूनिट नहीं होगी, बस RQ कितना? 1। वसा का RQ होता है वो 1 से कम, 1 से कम। कितना सर 1 से कम? मतलब 0.7। कितना होता है? वसा का RQ 0.7। और प्रोटीन का जो RQ होता है वो 0.9 होता है। कितना होता है? 0.9। तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर ध्यान में रखनी है कि भाई पादपों में शोषण के अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा, 10 स्टेप होते हैं। क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, किण्वन के बारे में पढ़ा, श्वास गुणांक के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे श्वास गुणांक वाला टॉपिक आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ये सारा आपको टॉपिक समझ में आ गया तो कमेंट्स करके आप बता सकते हो यहाँ पे, और बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। सारे स्टूडेंट, क्लासेस प्रॉपर चल रही है और मेरे हिसाब से इतना जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको।
मतलब इतनी जो क्वालिटी दे रहा हूँ मैं आपको कंटेंट की, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। शायद एक दो टॉपिक करवाए होंगे आपको कहीं पर फ्री ऑफलाइन, लेकिन ये मैं YouTube के ऊपर जो फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ये आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और सारे टॉपिक भी नहीं मिलेंगे आपको। तो आप ज़रूर देखें इनको, कि आप देखोगे तो मेरा भी हौसला बुलंद होता है। आपको पता भी, जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर कुछ आपको उपलब्धियां ना मिले तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। इसी प्रकार मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर स्टूडेंट नहीं देखते तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और स्टूडेंट फिर भी क्यों नहीं देख रहे हैं। कोई ना कोई या तो कमी रख रहा हूँ मैं उसके अंदर, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो उनको चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसी कारण से व्यूज कम आ रहे हैं या स्टूडेंट उसको देखने की रुचि नहीं रख रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताएं, और क्या इंप्रूव करना है वो भी आप कमेंट जरूर करें कि सर आप इस तरीके से हमें चीजें पढ़ाया करो, कि जिसके कारण आपके स्टूडेंट की रुचि के अनुसार ही मैं आपको वो पढ़ा पाऊँ यहाँ पे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जय हिंद।